एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। तुरखान ने बड़े कमरे में दरी पर दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया था। मुर्ग का गोश्त फ्राई किया गया था और चपातियां थीं। सब लोग खाना खाने लगे। इस दौरान तुरखान एक तरफ बैठ रहा। समीना ने महसूस किया था कि तुरखान अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। अचानक ही समीना के जहन में ये ख्याल उभरा कि जब वो कमरे में कपड़े तब्दील कर रही थी तो बाहर से तुरखान तो नहीं झांक रहा था। लेकिन फिर ये ख्याल उसने जहन से झटक दिया। उसने फौरन ही खिड़की खोल कर देखा था। बाहर कोई नहीं था। मुमकिन है खुश्क पत्ते हवा से जमीन पर लुढ़क रहे हों और वो उनकी आवाज को कदमों की आवाज समझी हो। खाने के बाद वो लोग बरामदे में आकर बैठ गए। दरिया के उस पार पहाड़ियों पर भी कहीं कहीं मध्यम सी रोशनियां नजर आ रही थीं। वो मकामी बाशिंदों के मकान थे या सयाहों के कॉटेज और रेस्ट हाउस थे। तुरखान भी बावर्ची खाने में अपना काम खत्म करके आ गया था और राइफल कंधे पर लटकाए बरामदे के सामने घास पर बैठ गया। उनमें मुख्तलिफ मौजुआत पर बातें होती रहीं। नौलखा अब जमाइयां लेने लगा था। समीना ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखी। अभी 10:30 बजे थे, लेकिन लगता था कि जैसे रात आधी से ज्यादा बीत चुकी हो। नौलखा जमाइयां लेता हुआ उठकर अंदर चला गया और बड़े कमरे में दरी पर ही लेट गया। समीना और शारिक तकरीबन आधे घंटे के बाद उठकर अंदर आ गए थे। तुरखान भी उनके साथ ही अंदर आ गया था। उसने शारिक से कहा, आप ये बाहर का दरवाजा अंदर से बंद कर लें। फिर समीना की तरफ देखने लगा। शारिक ने पूछा, तुम कहाँ सोगे? तुरखान बोला, मैं बाहर ही रहूंगा, मेरा तुम लोग फिक्र न करो। ये कहकर वो बाहर निकल गया। शारिक ने कॉटेज का मरकजी दरवाजा बंद करके कुंडा लगा दिया और समीना की तरफ देखने लगा। समीना बावर्ची खाने की तरफ चली गई। बावर्ची खाना पिछली तरफ था और उसका एक दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। समीना ने वो दरवाजा भी बंद करके कुंडी लगा दी। नौलखा खर्राटे ले रहा था। समीना और शारिक कुछ देर उसकी तरफ देखते रहे, फिर सोने के लिए अलग अलग कमरों में चले गए। उन्होंने एक कमरे में सोना मुनासिब न समझा। समीना ने अपने कमरे में दाखिल होकर दरवाजा बंद कर लिया और आगे बढ़कर खिड़की को चेक करने लगी। खिड़की में छोटी सी चिटखनी लगी हुई थी। वो चिटखनी अगरचे ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन दिल की तसल्ली के लिए काफी थी। समीना बिस्तर पर लेट गई। लैंप उसने बुझाया नहीं था, अलबत्ता रोशनी बहुत मध्यम कर दी थी। वो कुछ देर तक बिस्तर पर लेटी सामने वाली दीवार को घूरती रही और फिर उसकी आंखें बंद होने लगी। थकन की वजह से वो जल्द ही नींद की आगोश में पहुंच गई। समीना गहरी नींद में थी। उसे अपने ऊपर बोझ सा महसूस हुआ। वो कसमसाई। वो नींद में कसमसाती तो वो बोझ उसके ऊपर से हट जाता, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो दोबारा अपने ऊपर बोझ महसूस करने लगी। इस मर्तबा उसे यूं लगा था जैसे वो उसके नीचे दबी चली जा रही हो। उसका सांस घुटने लगा और फिर उसकी आंख खुल गई। समीना के दिमाग में धमाके से होने लगे। कमरे में अंधेरा था और कोई आदमी उसे अपने नीचे दबाए हुए था। समीना ने उसे अपने ऊपर से धकेल दिया। ए, कौन हो तुम, हटो। और उसके साथ ही उसके मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकली। वो शख्स पलंग पर से कूदकर खिड़की की तरफ लपका। समीना को कमरे के अंधेरे में एक तारीक हयूला सा हरकत करता हुआ नजर आया और फिर गायब हो गया। समीना एक बार फिर चीखी। चंद सेकंड के बाद ही बड़े कमरे में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर उस कमरे का दरवाजा जोर जोर से धड़धड़ाया जाने लगा। उसके साथ ही शारिक की आवाज सुनाई दी, समीना दरवाजा खोलो, क्या हुआ? दरवाजा खोलो समीना। समीना बिस्तर पर खौफजदा सी बैठी हुई थी। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। शारिक की आवाज सुनकर वो उछल कर बिस्तर से उतरी और दौड़कर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के सामने शारिक और नौलखा खड़े थे। समीना शारिक से लिपट गई। शारिक उसका कंधा सहलाते हुए बोला, क्या हुआ समीना, तुम चीख क्यों रही थी? समीना ने हकलाते हुए कहा, मेरे कमरे में कोई था शारिक। शारिक ने कमरे में झांका। लैंप बुझा हुआ था, अलबत्ता बड़े कमरे में रखे हुए पेट्रोमैक्स की रोशनी अंदर तक पहुंच रही थी। समीना को शारिक ने अपने से अलग किया और कमरे में दाखिल हो गया। उसी लम्हे कॉटेज के बाहर का दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा और उसके साथ ही तुरखान की आवाज सुनाई दी, शारिक भाई दरवाजा खोलो, क्या हुआ? नौलखे ने लपक कर दरवाजा खोल दिया। तुरखान अंदर आ गया। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। राइफल उसने दाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। वो आगे बढ़ते हुए बोला, क्या हुआ शारिक भाई, ये शोर कैसा है? शारिक ने उसे घूरा, बोला, कोई आदमी समीना के कमरे में घुस आया था। तुम कहाँ थे? तुरखान बोला, हम तो उधर बरामदे में सोता पड़ा था। ये नींद भी बहुत जालिम चीज है, बड़े बड़े बहादुर लोगों को पछाड़ देता है, मगर इधर कौन आएगा? मेरा ख्याल है कि समीना बीबी ख्वाब में डर गया है। शारिक बोला, समीना ख्वाब में नहीं डरी,
कोई वाकई इस कमरे में आया था। वो देखो, खिड़की खुली हुई है। तुरखान ने खुली हुई खिड़की की तरफ देखा और फिर उसकी नजरें कमरे में रेंगती हुई समीना पर जम गईं। दफतन उसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। समीना ने उसकी नजरों का मरकज ताड़ लिया और जब उसने नजरें झुकाकर देखा तो पहली मर्तबा एहसास हुआ कि उसकी बुशर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे। वो जल्दी से रुख बदल कर खड़ी हो गई और बटन बंद करने लगी। तुरखान ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, समीना बीबी, अगर ख्वाब में नहीं डरा तो इधर कौन आएगा यार? हो सकता है ये खिड़की हवा से खुल गया हो, बहुत कमजोर है ये कुंडी। समीना अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तुरखान उसे झुटलाने की कोशिश कर रहा था, हालांकि उसने कोई ख्वाब नहीं देखा था। जो भी हुआ था ठोस हकीकत की तरह था जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। कोई आदमी उसे दबोचे हुए था और जब उसकी आंख खुली थी और उसके मुंह से चीख निकली थी तो वो खिड़की से कूद कर फरार हो गया था। उसके जहन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि हो ना हो वो तुरखान ही था, क्योंकि तुरखान कल ही से अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। समीना उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, नहीं तुरखान, कमरे में कोई था। मेरी आंख खुल गई तो वो खिड़की से भाग गया। मैंने खुद उसे यहाँ से भागते हुए देखा था। तुरखान ने गोया शिकस्त तस्लीम करते हुए कहा, अच्छा यार, मान लेता है। इसमें फिर कसूर तो मेरा है ना जो हम सो गया। अब हम नहीं सोएगा यार, पहरा देगा। तुम लोग सो जाओ, अब इधर कोई नहीं आएगा। डरो मत, सो जाओ और ये दरवाजा खिड़की बंद कर लो। वो बाहर जाने के लिए मुड़ गया। नौलखा उसके साथ था। तुरखान बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंच कर रुक गया और नौलखे की तरफ देखते हुए बोला, नौलाख का भाई, गुल रहमान को मत बताना वरना वो मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा कि तुम ड्यूटी देने की बजाय सो गया था। नौलखा बोला, फिक्र मत करो, हम गुल रहमान को कुछ नहीं बताएगा, लेकिन तुम जागते रहना। तुरखान के बाहर जाने के बाद दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी। शारिक अभी तक समीना के कमरे में मौजूद था। शारिक ने खिड़की बंद करके चिटखनी लगा दी। चिटखनी वाकई बहुत कमजोर थी और हवा के झोंके से भी खिड़की खुल सकती थी। शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, यह खिड़की तो वाकई हवा के झोंके से भी खुल सकती है। कहीं वाकई तुमने कोई डरावना ख्वाब तो नहीं देखा? समीना ने नफी में सर हिलाया, बोली, नहीं शारिक, मेरे कमरे में कोई मौजूद था। मुझे शुबा है कि वो तुरखान के अलावा और कोई नहीं हो सकता। वो कल से मुझे अजीब सी नजरों से घूर रहा है। शारिक बोला, बहरहाल हमें, बल्कि नहीं, तुम्हें मोहतात रहना पड़ेगा। गुल रहमान ने ठीक ही कहा था कि तुम्हें लिबास के मामले में एहतियात बरतनी चाहिए। समीना बोली, लेकिन मेरे पास तो सारे लिबास ऐसे ही हैं, पेंट शर्ट्स। शारिक ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए कहा, कल बाजार में 2-3 दुकानों पर मैंने खवातीन के मकामी लिबास देखे थे। सुबह बाजार जाकर 1-2 जोड़े खरीद लेंगे। 3 बज रहे हैं, अब तुम भी सो जाओ। समीना बोली, मुझे डर लग रहा है, मैं इस कमरे में अकेली नहीं सोऊंगी। शारिक बोला, तो मेरे कमरे में आ जाओ। वो दोनों शारिक वाले कमरे में आ गए। नौलखा दोबारा बड़े कमरे में दरी पर लेट गया। शारिक ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की चेक करने लगा। उस खिड़की की चिटखनी जरा मजबूत थी, लेकिन पर्दा उस खिड़की पर भी नहीं था। समीना बेड पर लेट गई। शारिक ने लैंप की बत्ती बहुत धीमी कर दी। वो दोनों कुछ देर तक धीमे लहजे में बातें करते रहे। फिर समीना की आंखें बंद होने लगी और वो जल्द ही नींद की आगोश में पहुंच गई। उन्हें वहां रहते हुए 3 दिन हो चुके थे। इस दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था। जिस रात समीना के साथ नाखुशगवार वाकया पेश आया था, उससे अगले ही रोज उसने बाजार से 2 जोड़े कपड़े खरीद लिए थे। फ्रॉक नुमा ढीली ढाली कमीज और बड़े घेर की शलवार। पहली मर्तबा समीना को उस ढीले ढाले लिबास में बड़ी उलझन महसूस हुई थी, क्योंकि उस ढीले ढाले लिबास में उसका सारा निस्वानी हुस्न छुप कर रह गया था। लेकिन इसका एक फायदा जरूर हुआ था कि वो मर्दों की चुपती हुई नजरों से बच गई थी। इन 3 दिनों के दौरान गुल रहमान सिर्फ 2 मर्तबा आया था। अभी तक अफगानिस्तान से मलिक फरीद खान की तरफ से कोई सिग्नल नहीं मिला था। समीना और शारिक वगैरह आसपास के इलाकों में घूमते रहे। नौलखा कभी उनके साथ होता और कभी कॉटेज में लेटा रहता। कुर्ब जवार के इलाकों में घूमते हुए बहुत से दूसरे सयाहों से भी उनकी मुलाकात होती रहती थी। वो चौथा दिन था। शाम के 5 बज रहे थे। वो लोग बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे कि गुल रहमान पहुंच गया। उसके साथ बाजिद खान भी था। गुल रहमान आमतौर पर सुबह के वक्त यहाँ आया करता था, लेकिन आज उस वक्त आया था जब दिन ढल रहा था और शारिक को समझने में देर न लगी कि यकीनन कोई खास बात है। वो करीब पहुंचा तो उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाया। गुल रहमान ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा, मलिक फरीद की तरफ से सिग्नल मिल गया है। वो काबुल से वापस अपने ठिकाने पर पहुंच चुका है और आज रात तुम लोग भी रवाना हो रहे हो। शारिक की आंखों में चमक सी उभरी। बोला, गुड। हकीकत यह थी कि वो लोग यहाँ बेकार बैठे बैठे बोर हो चुके थे। शारिक बोला, तो हमें कब रवाना होना है? गुल रहमान ने कहा, आज रात। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद बात जारी रखते हुए बोला, तुम लोग आज रात 10 बजे यहाँ से रवाना हो जाओगे। तुरखान और बाजिद खान तुम्हारे साथ जाएंगे। मैं और सुरखाब खान किसी और रास्ते से निकलेंगे, लेकिन ट्रांसमीटर पर हमारा आपस में राब्ता होगा। शारिक बोला, आज रात 10 बजे। गुल रहमान बोला, हाँ,
मेरे 2 आदमी खच्चर लेकर एक मुकर्रा मकाम पर पहुंच जाएंगे और तुम लोग ठीक 10 बजे यहाँ से रवाना होगे। मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में वहां पहुंच जाओगे और फिर ट्रांसमीटर पर मेरा सिग्नल मिलते ही वहां से रवाना हो जाओगे। रात के आखिरी पहर तक तुम लोगों को इस वादी से निकल जाना है। समीना ने अजीब सी नजरों से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वहशत के तासुरात थे। बोली, खच्चरों पर? गुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, खच्चरों पर। कबायली औरतें खच्चरों और घोड़ों से बिल्कुल नहीं डरती। वो ज्यादातर इन्हीं जानवरों पर सफर करती हैं। अफगानिस्तान की सरहद में दाखिल होने के बाद तुम्हें जगह जगह ऐसे खाना बदोश कबाइल मिलेंगे जो खच्चरों और घोड़ों पर ही सफर करते हैं। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और सिगरेट के पैकेट से किसी कदर बड़ी स्याह रंग की एक डिबिया जेब से निकालकर शारिक की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये ट्रांसमीटर है जिस पर मेरे और तुम्हारे दरमियान राब्ता रहेगा। इस ट्रांसमीटर पर 100 मील के इलाके में बात की जा सकती है। वो शारिक को ट्रांसमीटर के इस्तेमाल का तरीका समझाने लगा। शारिक ने उससे ट्रांसमीटर लेते हुए कहा, रास्ते में हमें हिफाजत के लिए असलहे की भी जरूरत होगी। गुल रहमान ने कहा, जो आदमी खच्चर लेकर तुम्हारे मुंतजिर होंगे उनके पास असलहा भी मौजूद होगा जो तुम लोगों को दे दिया जाएगा। तुम लोगों को सुबह होने से पहले पहले अली मेंगल पहुंचना है। फासला अगरचे ज्यादा नहीं है, लेकिन तुम लोग जिस रास्ते से जाओगे वो न सिर्फ तवील है बल्कि दुश्वार गुजार भी है। अली मेंगल अगरचे पाकिस्तानी इलाका है, वहां तक बस भी जाती है। तुम लोगों को किसी बस में भी भेजा जा सकता था, लेकिन पाकिस्तानी या गैर मुल्की सयाह उस तरफ का रुख नहीं करते। वो कस्बा अफगान सरहद के बहुत करीब होने की वजह से गैर मकामी लोग न सिर्फ आसानी से नजरों में आ जाएंगे बल्कि उन पर किसी किस्म का शुबा भी किया जा सकता है। तुम लोग अली मेंगल की आबादी से तकरीबन 2 मील दूर पहाड़ियों में एक खास जगह पर रुककर हमारा इंतजार करोगे। उसके बाद हम आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। शारिक बोला, ठीक है, हम तुम्हारी हिदायत पर अमल करेंगे। गुल रहमान बोला, अब मैं चलता हूँ। ये कहते हुए वो उठकर खड़ा हो गया। फिर पश्तो जबान में तुरखान और बाजिद खान को कुछ हिदायत देने लगा और फिर सबको खुदा हाफिज कहते हुए रुखसत हो गया। बाजिद और तुरखान कुछ दूर तक उसके साथ चले गए। नुलक्खा, समीना और शारिक बरामदे में कुर्सियों पर बैठे बातें कर रहे थे। समीना अपने आप में एक अजीब सनसनी किसी कैफियत महसूस कर रही थी। वो कराची से समंदर के मिशन में भी शारिक वगैरह के साथ थी, लेकिन वो बात और थी। उनके साथ गिने चुने लोग थे और किसी कदर मुहज्जब भी थे, लेकिन जहां सूरत हाल मुख्तलिफ थी। कदम कदम पर खूंखार किस्म के कबायलियों से वास्ता था। 8 बजे रात का खाना खा लिया गया और फिर वो लोग अपनी तैयारियां करने लगे। समीना ने कपड़े और दीगर चीजें बैग्स में पैक कर ली और फिर रात को ठीक 10 बजे वो लोग कॉटेज से रुखसत हो गए। उनका रुख ऊंचे पहाड़ों की तरफ था। तुरखान सबसे आगे था, उसके पीछे समीना वगैरह और आखिर में बाजिद खान था। वो एक तंग से रास्ते पर मुसलसल बुलंदी की तरफ चलते रहे और बिलाखिर एक तकरीबन उमूदी ढलान पर उतरने लगे। उनके सामने नशेब में वसी व अरीज वादी थी, लेकिन उनका रुख वादी की तरफ नहीं था। वो बाईं तरफ पहाड़ियों में एक तंग से रास्ते पर चलते रहे। बाज जगहों पर रास्ता कुशादा था और वो पहलू ब पहलू चल सकते थे, लेकिन बाज जगहों पर उन्हें एक कतार में तंग सी दराड़ में से गुजरना पड़ता। 1 घंटे बाद वो एक कुशादा जगह पर पहुंच गए। तकरीबन 100 मुरब्बा फुट का एक मैदान सा था और चारों तरफ बुलंद चट्टानें थीं। तुरखान ने उन्हें एक बड़े पत्थर के करीब रोक दिया और खुद आगे बढ़कर इधर उधर देखने लगा। चारों तरफ गहरी तारीकी थी। समीना ने इधर उधर देखा, फिर सर उठाकर ऊपर देखने लगी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। समीना को यूं लगा जैसे वो किसी गहरे कुएं की तह में बैठे हुए हों। उसी लम्हे अचानक ही उसके जहन में एक और ख्याल आया, कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं किया जा रहा। ये कुछ बैद भी नहीं था। हाजी अब्दुल्लाह एक बैनुल-अक़वामी और खतरनाक स्मगलर था। वो अपने मुकाबले पर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पाकिस्तान में मनशियात के बहुत से स्मगलर ऐसे थे जो हाजी अब्दुल्लाह की रकाबत का शिकार हुए थे। बाज को तो मरवा दिया गया था और बाज जान के खौफ से ये धंधा ही छोड़कर हमेशा के लिए रूपोश हो गए थे। हाजी अब्दुल्लाह चाहता भी यही था। शारिक भी मनशियात की स्मगलिंग में आ गया था और देखते ही देखते वो लाहौर की मनशियात की मार्केट पर काबिज हो गया था। शारिक से हाजी अब्दुल्लाह को बड़ा नुकसान पहुंचा था। ऐसे लोगों से निपटने के बहुत से तरीके थे, या तो उन्हें रास्ते से हटा दिया जाए या उन्हें थोड़ा सा लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाए ताकि अपना धंधा महफूज रहे। हाजी अब्दुल्लाह ने शारिक के साथ यही तरीका इस्तेमाल किया था और उसे लालच देकर अपने काम से लगा दिया। उसे एक मिशन दिया गया जिसमें वो कामयाब रहा और उस मिशन से वापस आने के बाद शारिक फिर अपने धंधे से लग गया और हाजी अब्दुल्लाह ने उसे उस खतरनाक मिशन पर भेज दिया। और अब समीना के जहन में ये ख्याल आ रहा था कि हाजी अब्दुल्लाह ने शारिक को रास्ते से हटाने का मंसूबा तो नहीं बनाया। अगर यहाँ उन्हें कत्ल कर दिया जाए तो उनकी लाशों का भी किसी को पता नहीं चलेगा। समीना ने सरगोशियाना लहजे में शारिक को अपने इस अंदेशे से आगाह कर दिया। उसकी बात सुनकर बज़ाहिर तो वो मुस्कुरा दिया था, लेकिन वो भी उस पर सोचे बगैर न रह सका। इस इम्कान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।
अगर वाकई हाजी अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ कोई मंसूबा बनाया था तो वो गोया चूहे दान में फंस गए थे। उनके पास कोई असलहा भी नहीं था जिससे अपना दिफा कर सकते। समीना का ये अंदेशा ऐसा नहीं था जिसे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया जाता। उसने नौलखे की तरफ झुककर सरगोशियाना लहजे में समीना के खदशात से आगाह कर दिया। नौलखे ने भी सरगोशियाना लहजे में कहा, शारिक बाबू तुम फिक्र ही ना करो, हम मरेंगे तो इज्जत से, चूहे की मौत नहीं मरेंगे। मरने से पहले कम से कम 2 आदमियों को तो मैं भी साथ ले जाऊंगा। वैसे मेरा ख्याल है कि समीना बीबी का ये खदशा बेबुनियाद है। हाजी अब्दुल्ला ऐसी कमीनी हरकत नहीं करेगा। वो ये भी जानता होगा कि अगर हम तीनों में से एक भी बच गया तो उसकी जिंदगी जहन्नम बना देगा। शारिक ने कहा, बहरहाल हमें मोहतात रहना चाहिए। वो तीनों इस तरह पोजीशन में खड़े हो गए कि अगर किसी गड़बड़ के आसार नजर आए तो सबसे पहले तुरखान और बाजिद खान को गिरफ्त मिले। शारिक अभी ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तारीकी में किसी तरफ से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज सुनाई दी। वो सब लोग चौंक गए। बाजिद खान और तुरखान होशियार हो गए। उन्होंने शारिक वगैरह को पत्थर के पीछे जाने का इशारा किया और दोनों ने राइफलें अपने कंधों से उतार लीं और तारीकी में पोजीशन लेकर बैठ गए। चंद मिनट गुजर गए और फिर पत्थरों के लुढ़कने की आवाजें सुनाई देने लगीं। छोटे छोटे पत्थर घोड़ों के पैरों से टकरा कर लुढ़क रहे थे। वो सब आवाज की समत देख रहे थे। चंद सेकंड बाद ही कुछ तारीक हयूले दिखाई दिए। यूं महसूस हो रहा था जैसे वो हयूले किसी चट्टान में से नमूदार हुए हों। तुरखान ने पश्तो जबान में चीखते हुए कहा, कौन है? वहीं रुक जाओ वरना भून दिए जाओगे। उसकी राइफल फायर के लिए बिल्कुल तैयार थी। दूसरी तरफ से पश्तो में ही जवाब दिया गया, हम दोस्त हैं, अंधेरे में दोस्तों को तलाश करने आए हैं। तुरखान बोला, कोड बताओ। दूसरी तरफ से कहा गया, मिशन नूरिस्तान। तुरखान बोला, ठीक है, वहीं रुक जाओ, हम आ रहे हैं। तुरखान ने राइफल नीचे कर ली और उठकर शारिक वगैरह के करीब आ गया। बोला, वो लोग आ गए हैं। वो पत्थर की आड़ से निकलकर उस जगह आ गए जहां घोड़े खड़े थे। वो घोड़े नहीं बल्कि 5 खच्चर थे। आदमियों की तादाद 2 थी। उन सब ने बड़ी गर्मजोशी से एक दूसरे से हाथ मिलाए। शारिक वगैरह अब भी बहुत मोहतात थे। एक खच्चर पर कुछ सामान लदा हुआ था। खच्चर के साथ आने वालों में से एक ने टॉर्च रोशन कर ली और दूसरा खच्चर पर बंधा हुआ सामान उतारने लगा। एक थैले में 3 क्लैशनकोफ राइफलें थीं। उनके साथ बेल्ट भी थे जिन्हें क्रॉस की सूरत में सीने पर बांधा जा सकता था। इन बेल्टों में गोलियों की बजाय राइफलों के मैगजीन लटके हुए थे। हर बेल्ट में 5 मैगजीन थे। खच्चर पर 2 थैले थे जिन्हें नहीं उतारा गया। तुरखान ने एक एक राइफल शारिक, समीना और नौलखे के हवाले कर दी। समीना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकला। उसका खदशा वाकई बेबुनियाद निकला था। उसने टॉर्च की रोशनी में राइफल को देखा। बिल्कुल नई राइफल थी। उसने बड़े माहिराना अंदाज में राइफल को चेक किया और फिर एक बेल्ट उठाकर गले में डाल लिया। ढीले ढाले लिबास में बेल्ट बांधने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। बेल्ट भी खासा वजनी था। शारिक और नौलखा भी अपने अपने सीनों पर बेल्ट बांध चुके थे। एक एक बेल्ट तुरखान और बाजिद खान के हिस्से में भी आया था। तुरखान खच्चरों के साथ आने वाले दोनों आदमियों से कुछ बातें कर रहा था। फिर एक खच्चर पर सवार हो गया। समीना ने भी घोड़े या खच्चर की सवारी नहीं की थी। वो खच्चर पर सवार होते हुए डर रही थी। शारिक की मदद से वो बड़ी मुश्किल से खच्चर पर सवार हुई थी। उन्होंने खच्चरों के साथ आने वाले दोनों आदमियों को खुदा हाफिज कहा और अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए। इस मर्तबा भी सबसे आगे तुरखान था, उसके पीछे शारिक, फिर समीना और उसके बाद नौलखा, सबसे आखिर में बाजिद खान था। वो लोग ऊंची चट्टान में एक तंग सी दराड़ में दाखिल हो गए। आगे जाकर ये दराड़ कुछ कुशादा हो गई थी। खच्चर आगे पीछे नबी तुली रफ्तार से चल रहे थे। समीना बड़ी ऑकवर्ड पोजीशन में बैठी हुई थी। हालांकि खच्चर बड़े आराम से चल रहा था, लेकिन लगने वाले हल्के हल्के झटकों से भी समीना डर रही थी और उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। वो तकरीबन 2 घंटों तक रुके बगैर पहाड़ों में नाहमवार रास्तों पर चलते रहे और बिलाखिर एक खुली जगह पर पहुंच गए। वहां से दाईं तरफ बहुत दूर नशेब में कुछ रोशनियां सी नजर आ रही थीं। रोशनियों की उस कतार को देखकर शारिक को अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो गाड़ियां थीं। शारिक गिनती करने लगा। वो तादाद में 6 गाड़ियां थीं। जाहिर है बसें या मुसाफिर बरदार गाड़ियां नहीं हो सकती थीं। रात को उस वक्त तो माल बरदार ट्रक ही हो सकते थे। तुरखान ने नशेब में नजर आने वाली उन रोशनियों की तरफ देखते हुए कहा, ये मिलिशिया के ट्रक हैं। इन कबायली इलाकों में रात के वक्त कोई आम आदमी सफर नहीं करता। माल बरदार ट्रक भी शाम का अंधेरा फैलने से पहले किसी न किसी ठिकाने पर रुक जाते हैं, लेकिन मिलिशिया के ट्रक गश्त करते रहते हैं। नौलखा बोला, क्या इनसे हमें कोई खतरा तो नहीं है? तुरखान बोला, नहीं, सड़क यहाँ से तकरीबन 1.5 मील दूर नशेबी इलाके से गुजरती है। हमें इन ट्रकों से कोई खतरा नहीं है। कुछ ही देर के बाद वो रोशनियां एक एक करके गायब होने लगी। शारिक को समझने में देर न लगी कि मिलिशिया के वो ट्रक किसी चट्टान की आड़ में चले गए थे। खच्चरों का काफिला चलता रहा। 1 घंटा और गुजर गया। समीना कभी घोड़े पर नहीं बैठी थी, लेकिन आज वो 3 घंटे से मुसलसल खच्चर पर सफर कर रही थी। वो अकड़ कर बैठी हुई थी और मुसलसल लगने वाले झटकों से कमर में तकलीफ महसूस करने लगी थी।
और जब तकलीफ नाकाबिल बर्दाश्त हो गई तो उसने खच्चर रोक लिया। शारिक ने भी खच्चर रोक लिया। बोला, क्या बात है, क्या हुआ? समीना बोली, झटकों से कमर में तकलीफ हो रही है, अब मैं ये सफर जारी नहीं रख सकती। शारिक बोला, मेरा ख्याल है कुछ देर रुक कर आराम कर लेना चाहिए। उसने तुरखान को भी आवाज देकर रोक लिया। पूरा काफिला रुक गया। शारिक खच्चर से उतर आया। उसने सहारा देकर समीना को भी उतार लिया। समीना खच्चर से उतरते ही जमीन पर लेट गई और लंबे लंबे सांस लेने लगी। सब लोग खच्चरों से उतरकर इधर उधर बैठ गए थे। उस वक्त तकरीबन 2:30 बज रहे थे। समीना तकरीबन आधे घंटे तक जमीन पर लेटी रही, फिर उठकर बैठ गई और एक हाथ मोड़कर कमर दबाने लगी। कमर की तकलीफ कुछ कम हो गई थी। ऊंचे पहाड़ों पर तेज हवा की वजह से वो लोग सर्दी भी महसूस करने लगे थे, लेकिन जाहिर है सर्दी का उनके पास कोई इलाज नहीं था। उनके बैग्स में कपड़े तो मौजूद थे, लेकिन कोई स्वेटर वगैरह नहीं थे। तकरीबन 10 मिनट मजीद वहां बैठे रहे, फिर रवानगी की तैयारी करने लगे। शारिक ने सहारा देकर समीना को खच्चर पर सवार करा दिया और फिर खुद भी अपने खच्चर पर सवार हो गया और उनका काफिला एक बार फिर चल पड़ा।